शहर मेरे गांव से ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था, मगर फिर भी मुझे शहर से गांव आते आते रात हो गई थी। और आजकल गांव के लोगों में एक नागिन को लेकर भी डर फैला हुआ था। इसलिए शाम को जैसे ही अंधेरा होता था, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। मेरे पिताजी वैद्य थे और सालों से गांव के लोगों का वही इलाज कर रहे थे। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी और मेरी 3 बहनें रहती थीं। मैं अपनी बहनों से बड़ा था। पिताजी गांव के लोगों का इलाज करते थे और बदले में वे उन्हें पैसे और अनाज दे जाते थे। मेरे पिताजी की कोई फ़ीस नहीं थी, जिसका जो भी दिल चाहे वे उतने ही पैसे दे दिया करता था। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ थे। पूरा गांव उनकी इज्जत किया करता था। वे मुझसे कहते थे कि बेटा, तुम भी डॉक्टर बनना और गांव के लोगों की सेवा करना। मगर इतनी कम आमदनी में डॉक्टर बनना आसान तो नहीं था। हमारे गांव के स्कूल में बस 10वीं तक ही पढ़ाई होती थी। मेरी बहनों ने तो बस 10वीं तक की पढ़ाई ही की थी और मैं 10वीं करने के बाद शहर के कॉलेज में पढ़ने जाया करता था। शुरू शुरू में तो मैं आना जाना करता था, जिसमें समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते थे। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने ही कमरे पर रख लिया और मुझसे कहा कि मैं किराया तो दे ही रहा हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ रह लोगे तो क्या हो जाएगा। वह मुझे कहीं भी पैसे खर्च नहीं करने देता था। खाना भी वह मुझे अपने पैसों से ही खिलाता था। उसे पता था कि मेरे घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसकी मदद से मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मेरे पिताजी अब बीमार रहने लगे थे और ठंड भी पड़नी शुरू हो गई थी। मैं अपने पिताजी से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मैं चाहता था कि मेरे पिताजी अब बस घर में रहकर आराम करें। मुझे अपनी बहनों की शादी की भी फ़िक्र थी। मेरी 3 बहनें थीं और तीनों ही शादी के काबिल हो रही थीं। मुझे एक एक करके उन तीनों की शादी भी करनी थी। मैं सोचता था कि मैं अपनी बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। उन्हें बहुत सारा सामान देकर अपने घर से विदा करूँगा। मुझे ये भी पता था कि अगर मैं अपने पिताजी की तरह बस गांव के ही लोगों का इलाज करूँगा तो अपनी बहनों की शादी कभी नहीं कर पाऊँगा। मेरा दोस्त मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की सप्लाई किया करता था। कभी कभी मैं भी उसके साथ ये काम कर लेता था, जिससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। इसलिए मेरा शहर में आना जाना लगा ही रहता था। उस रात जब मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था, मुझे पेड़ के नीचे एक लड़की रोती हुई दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा। फिर मैंने थोड़ा नज़दीक जाकर देखा तो एक लड़की अपने पैरों में मुंह छुपाए हुए रो रही थी। मैंने सोचा कि चुपचाप निकल जाऊं। फिर मेरे अंदर की इंसानियत ने मुझे एक अकेली लड़की को इस तरह अकेले परेशान हाल में छोड़कर जाने से मना कर दिया। मैंने उसके पास जाकर उससे धीमी आवाज़ में बोला कि तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो। उसने अपना मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकीली थी। वह रोते हुए मुझसे कह रही थी कि मैं बराबर वाले गांव में रहती हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मैं अपने चाचा जी के घर पर रहती थी। मेरी चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी। वे और उनकी लड़कियां मुझसे जलती थीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वे काली और मोटे नैन नक्श की थीं। जब मेरे चाची जी का मुझ पर कोई और बस नहीं चला तो उन्होंने मुझ पर बस चलने का आरोप लगा दिया और उन्होंने चाचा जी से कहा कि इसका गांव के बहुत सारे लड़कों के साथ रिश्ता है। मेरे चाचा जी ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया और कह दिया कि आइंदा हमारे गांव में नज़र मत आना, नहीं तो तुम्हारा मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाएंगे। मैं वहां से चली आई और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैंने उससे हमदर्दी बतौर कहा कि मेरा घर इसी गांव में है। मेरे पिताजी गांव के वैद्य हैं। मेरे घर में मेरी माँ और बहनें हैं। जब तक तुम्हारा कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता तुम वहीं पर रहना। ये कहकर मैं चल पड़ा और वह भी मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने जाकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी माँ मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। उन्होंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। उनकी नज़र जैसे ही मेरे साथ आई हुई लड़की पर पड़ी, वह मुझसे पूछने लगी कि बेटा राघव, ये कौन है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वे बोलने लगी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा नाम मोहिनी है। मुझ पर मेरे चाचा चाची ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर पीछा छुड़ा लिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी कि मुझे आपके बेटे तरस खाकर अपने घर पर ले आए हैं। माँ जी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। मुझे अपने घर में रख लीजिए। मुझसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी माँ ने उसकी बातें सुनकर और उसकी भोली भाली शक्ल देखकर उसे गले लगा लिया और मुझसे बोली, बेटा तुमने सही किया, इसे अकेला नहीं छोड़ा और यहाँ पर ले आए। मैं हाथ मुँह धोने चला गया और माँ ने उसे मेरी बहनों के कमरे में भेज दिया। मैं खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि वे मेरी तीनों बहनों के साथ ऐसे घुल मिलकर बातें कर रही थी जैसे वे उन्हें सालों से जानती हो। मेरे पिताजी मुझसे बोले, बेटा ये तुम्हें कहाँ से मिली थी? मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। वे चुप हो गए। अब मैं जब भी घर पर आता वही दरवाज़ा खोलती, जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल कर लाती। मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था। वे मुझसे जानबूझकर बातें करने की कोशिश करती और मैं उससे दूर दूर रहता। मैं दिल में सोचता कि इसकी इन्हीं हरकतों के कारण इसके चाचा चाची ने इसे घर से निकाल दिया होगा। गांव में अब कहीं ना कहीं रोज़ ही उस नागिन के होने के निशान मिल ही जाते थे। पूरा गांव दहशत में था। उस दिन गांव के ज़मींदार की हवेली की दीवार पर उस नागिन के होने के निशान दिखाई दिए थे। ज़मींदार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने गांव में ऐलान कर दिया था कि जो भी उस नागिन को मारेगा वे उसे बहुत सारा इनाम देगा। मैं और मेरे पिताजी एक दिन उस नागिन के बारे में ही बात कर रहे थे। मोहिनी भी मेरी बहनों के साथ में थोड़ी दूर पर बैठी हुई बातें कर रही थी, मगर मैंने उसे देखा कि उसका ध्यान मेरे और पिताजी की बातों पर था। पिताजी मुझसे बोले कि वह नागिन ज़मींदारों से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए आई है। ज़मींदारों के सारे ख़ानदान को इस नागिन से ख़तरा है। उन्होंने काम भी तो ऐसा ही किया था। मैंने हैरानी से पूछा कि पिताजी ऐसा क्या हुआ था, और मेरे पिताजी ने फ़ौरन ही बात बदल दी। वे कहने लगे कि इच्छाधारी नाग नागिन बहुत ख़तरनाक होते हैं। तभी वहाँ पर मोहिनी आ गई और मेरे पिताजी से बोली कि पिताजी मुझे भी बताइए कि ज़मींदारों ने उस नागिन के साथ क्या किया था। मुझे सांपों की कहानी सुनना बहुत पसंद है। मेरे पिताजी ने उसे बड़े प्यार से कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आजकल उस नागिन ने जो गांव के लोगों को डरा रखा है उसी बारे में बात कर रहा था। मोहिनी ने एक बार हंसते हुए मेरी तरफ देखा और फिर से वह मेरी बहनों के पास जाकर बैठ गई। अब गांव के लोगों का इलाज मैं ही करने लगा था। उस दिन दोपहर में सब लोग ज़मींदार के खेतों की तरफ भाग रहे थे। मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या बात है। वे बोला, ज़मींदार के ख़ास आदमी की लाश खेतों पर पड़ी मिली है। पूरा गांव उसको ही देखने के लिए जा रहा है। मैं भी उनके साथ ज़मींदार के खेतों पर चला गया। वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें खून की एक बूंद भी नहीं बची है। फिर ज़मींदार का बहुत ख़ास आदमी था और उस नागिन को पकड़ने में सबसे आगे रहता था। ज़मींदार भी वहीं सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था। उसने अपने आदमियों से कहा कि सबसे ज़्यादा तजुर्बे वाले सपेरे का पता लगाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। उसके कुछ आदमी उसी समय सपेरे को लाने के लिए चले गए। उसी रात को मैं एक मरीज़ को देखकर अपने घर वापस आ रहा था कि मुझे पेड़ के नीचे एक लंबी चोटी वाली लड़की दिखाई दी। जब मैं उसके पास गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं घर वापस आया तो मोहिनी को उसी रंग के कपड़े पहने हुए देखा जो उस लड़की ने पहन रखे थे जो पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम अभी पेड़ के नीचे क्यों खड़ी थी? उसने कहा कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर पर ही हूँ। मैं चुपचाप अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन फिर सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मचा हुआ था कि ज़मींदार की हवेली की दीवार पर उस नागिन के होने के निशान दिखाई दिए हैं। मैंने भी जाकर वे निशान देखे। उन निशानों से पता चल रहा था कि वह नागिन कितनी लंबी और ख़तरनाक है। थोड़ी देर में ज़मींदार के आदमी एक सपेरे को लेकर आ गए। वे सपेरा बहुत बुज़ुर्ग था। वे बोला, मेरी नज़रों से आज तक कोई भी नाग नागिन नहीं बचा है। ज़मींदार ने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, बस तुम उस नागिन को मार दो। सपेरा अपनी बीन बजाता हुआ पूरी हवेली में घूमने लगा, मगर नागिन नज़र नहीं आई। फिर वह अपना थैला और बीन लेकर गांव में आ गया और गांव की हर गली में बीन बजाता हुआ घूमने लगा। गांव के बहुत सारे आदमी और बच्चे उस सपेरे के पीछे पीछे थे। उसे घूमते घूमते शाम हो गई, मगर नागिन का कहीं पता नहीं चला। फिर सब लोग अपने अपने घरों में चले गए और सपेरा भी ज़मींदार की हवेली पर चला गया। मैं घर के अंदर आया
तो मोहिनी कुछ परेशान दिखी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह सालों से बीमार है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वे बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा कि मुझे बताओ क्या तकलीफ़ है, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। वे बोली, मैं आपकी दवाई से ठीक नहीं होऊंगी, और वे वहाँ से चली गई। वे चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी। अगले दिन मैं सोकर भी नहीं उठा था कि कोई मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक सपेरा और ज़मींदार के आदमी खड़े हुए थे। सपेरा मुझसे बोला, तुम्हारे घर में जो लड़की रह रही है वह मेरा थैला चुरा कर भागी है। मैंने कहा कि वह तुम्हारे थैले का क्या करेगी? वह गुस्से में बोला, ये सब मुझे नहीं पता, तुम उसे मेरे सामने बुलाओ। मैंने अंदर जाकर माँ से मोहिनी के बारे में पूछा तो वो बोली, मैंने उसे आखिरी बार रात में देखा था। उसके बाद वे सुबह से मुझे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दी है। मैंने माँ से कहा कि अगर मैं बाहर जाकर ये बताऊँगा तो वह लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और घर के अंदर तलाशी लेने आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनें ऐसे किसी के भी सामने आएं। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप भी घर में सपेरे के थैले को ढूंढिए और मैं भी ढूंढता हूँ। हो सकता है उसने यहीं कहीं रखा हो। और फिर एक पलंग के नीचे मुझे एक थैला दिखाई दिया। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें सपेरे का ही सामान रखा हुआ था। मैंने सपेरे को वह थैला ले जाकर दे दिया तो वह उसे खोल कर देखने लगा और मुझसे बोला, इसमें एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ थीं जो मैं अपने पालतू सांपों को खिलाता था। वे गायब हैं। ज़रूर उस लड़की ने ही चुराई होंगी। उस लड़की को बाहर बुलाओ, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ। मैंने कहा, वह घर पर नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब थी, हो सकता है वह अपने गांव वापस चली गई हो। ज़मींदार के आदमी बोले, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम खुद देख लेंगे वे अंदर है या नहीं। मैं कुछ कहने वाला ही था कि पीछे से ज़मींदार की आवाज़ आई कि चलो सब लोग यहाँ से, इन्हें परेशान मत करो। और ज़मींदार उन सबको वहाँ से ले गया। उस शाम ज़मींदार ने मेरे पिताजी को अपनी हवेली पर बुलाया। मैंने पिताजी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपका वहाँ पर अकेला जाना ठीक नहीं है। जब हम ज़मींदार की हवेली पर पहुँचे तो वह हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। मेरे पिताजी को देखते ही उसने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और बोला, वे जी, आपको तो सब पता है कि हमारे ख़ानदान पर ये नाग नागिन कितने भारी होते हैं। सालों से हमारी इनकी दुश्मनी चली आ रही है और इस नागिन का हमारे गांव में और मेरी हवेली में दिखाई देना पता नहीं किस अनहोनी का संकेत है। वे सच्चाई जो हमारे परिवार के अलावा सिर्फ आपको पता है, आपने किसी को बता तो नहीं दिया। मेरे पिताजी बोले कि नहीं बेटा धर्मा, मैंने वे राज किसी को भी नहीं बताया है। यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। ज़मींदार ने मेरे पिताजी से कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस राज को आप अपने सीने में ही रखना। मैं और मेरे पिताजी वहाँ से घर आ गए। घर आकर मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? और ज़मींदार किस राज के बारे में बात कर रहा था? पिताजी ने कहा कि तुम मेरे लायक बेटे हो, तुम्हें हक़ है मेरी हर बात जानने का। बात सालों पुरानी है। ज़मींदार धर्मा के पिताजी घनश्याम का पूरे गांव में दबदबा था। उन्हें पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने अपनी हवेली में एक कमरे में पुरानी चीज़ों का संग्रहालय बनाया हुआ था। एक दिन उनसे मिलने एक आदमी आया। वह बोला कि आपका संग्रहालय वैसे तो बहुत अच्छा है, मगर इसमें बस एक कमी है। ज़मींदार घनश्याम ने हैरानी से पूछा कि वह क्या है? वह आदमी बोला, इसमें एक नागमणि भी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आपका संग्रहालय पूरा होगा। ज़मींदार घनश्याम ने ये बात दिल पर ले ली। अब तो उसे हर कीमत पर नागमणि चाहिए थी। उसने बहुत सारे सपेरों को बुलाया और उनसे कह दिया कि जो भी नागमणि वाले सांप को लाएगा वे उसे अपनी आधी जायदाद इनाम में दे देंगे। सारे सपेरे लालच में आ गए और पूरी कोशिश करने लगे नागमणि वाले सांप को पकड़ने की। और फिर एक दिन एक सपेरे की कोशिश रंग लाई और नागमणि वाले सांप को पकड़ने में कामयाब हो गया। जब वह सपेरा उस नाग को लेकर हवेली में आया तो ज़मींदार घनश्याम ने
उस सपेरे को और उस सांप को अपनी हवेली में बंद कर लिया। फिर उस सपेरे की मदद से उस इच्छाधारी सांप को जलाकर उससे वह नागमणि हासिल कर ली। फिर उसने उस सपेरे को भी मार दिया। अब ज़मींदार का बुरा वक्त शुरू हो गया था। वह बीमार रहने लगा। मैं गांव का वैद्य था तो उसके पास जाने की इजाज़त बस मुझे थी। थोड़े दिनों बाद ज़मींदार ने गांव में अपनी मौत की अफवाह फैला दी, लेकिन वह अभी कुछ सालों पहले ही मरा है। उससे पहले मैं उसे दवाई देने के लिए उस हवेली में जाता रहता था। मैंने पिताजी से पूछा कि वह नागमणि कहाँ हैं। पिताजी बोले, वह ज़मींदार धर्मा के पास ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह नागिन उसका पीछा छोड़ेगी। तुम्हें पता है राघव, जिस लड़की को तुम घर में लाए थे वह वही नागिन थी। मैंने अपने पिताजी से आश्चर्य से पूछा कि पिताजी, ये बात आपको कैसे पता चली? उन्होंने कहा कि मुझे उस पर पहले दिन से ही शक था। मैंने उस रात को उससे नागिन बनते हुए देखा था। वह अपने असली रूप में आकर हमारी दीवार पर रेंगती हुई बाहर चली गई थी। पहले दिन तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारी बहनों के कमरे में भी जाकर देखा, तो वहाँ पर बस तुम्हारी तीनों बहनें ही सो रही थी। मोहिनी वहाँ पर नहीं थी। मेरा शक यकीन में बदल गया कि मोहिनी ही वे नागिन है। फिर मैं रोज़ रात को उसे घर से बाहर जाते हुए देखता था, मगर कुछ नहीं बोलता था। वह बस ज़मींदार के परिवार की ही दुश्मन है। बाकी सब गांव के लोगों को उससे कोई ख़तरा नहीं है। अगर उसे वे नागमणि मिल जाए तो वे हमारे गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरे पिताजी मुझे ये बातें बता रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक लड़का हांफते हुए बोल रहा था कि जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से उनका इलाज कीजिए। मैंने पिताजी को बताया और दवाइयाँ वगैरह उठाकर उस लड़के के साथ चल पड़ा। अपने मरीज़ को दवाइयाँ देकर मैं रात को वापस अपने घर आ रहा था कि मुझे पेड़ के नीचे वही लंबी चोटी वाली लड़की दिखाई दी। मैं उसके पास जाता उससे पहले ही वह मेरे पास आ गई। वह लड़की कोई और नहीं, मोहिनी ही थी। मैंने उससे पूछा, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी और अब इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? वे बोली, देखो, अब तो मेरे बारे में तुम सब कुछ जान चुके हो। आगे की बात तुम्हें मैं बताती हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैंने और मेरे साथी ने बहुत तपस्या करके कुछ शक्तियाँ हासिल की थी। हमारी उम्र अब 100 साल की हो चुकी थी। हम नागमणि धारण कर चुके थे, लेकिन अभी हमें और शक्तियाँ हासिल करनी थी। एक दिन मैं और मेरा नाग साथी तपस्या में लीन थे, तभी वहाँ पर एक सपेरा आ गया। मुझे जैसे ही उसकी आहट हुई, मैं फुर्ती से झाड़ियों में जाकर छिप गई, लेकिन मेरा साथी तपस्या में कुछ ज़्यादा ही खो गया था। सपेरे ने इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे कैद कर लिया और ज़मींदार घनश्याम के पास ले गया। उस बेरहम ज़मींदार ने मेरे नाग साथी को जलाकर मार दिया और उससे नागमणि छीन ली। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं उस ज़मींदार तक नहीं पहुंच पाई। अगर तुम मुझे वे नागमणि वापस दिलवा देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाए ये गांव छोड़कर चली जाऊँगी। मैंने उससे कहा कि मैं ज़मींदार धर्मा से इस बारे में बात करूँगा। मैंने अगले दिन अपने पिताजी को सारी बात बताई और हम दोनों ज़मींदार की हवेली पर आ गए। मेरे पिताजी ने ज़मींदार को समझाया कि सबसे ज़्यादा कीमती जान होती है। अगर तुम और तुम्हारे परिवार वाले ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो माल दौलत का क्या करोगे? तुम्हारे पिताजी ने जो गलती की थी तुम उसे सुधार लो और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस नागिन के ख़तरे से बचा लो। ज़मींदार तो पहले से ही डरा हुआ था। उसने वे नागमणि लाकर मेरे पिताजी को दे दी और उनसे बोला कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आप इसे ले जाइए और जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। रात होते ही मैं उसी पेड़ के नीचे चला गया जहाँ पर मुझे मोहिनी मिलती थी। उस दिन वह मुझसे पहले ही वहाँ मौजूद थी। मैंने वह नागमणि उसे लौटा दी। मैंने देखा, नागमणि हाथ में आते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी और उसकी आंखें हरे रंग की चमकने लगी थी। फिर मुझसे बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने वह नागमणि लाकर मेरी बहुत मदद की है।
अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी तकलीफ़ों के बारे में। अब तुम अपने घर जाकर देखो, तुम्हारी सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये कहकर वे फिर से अपने नागिन के रूप में आ गई और झाड़ियों में लुप्त हो गई। मैं घर आया तो मेरी माँ, बहनें और पिताजी एक संदूक को घेरे बैठे हुए थे जिसमें बहुत सारा सोना और धन था। मैं समझ गया कि इसे यहाँ पर मोहिनी ने ही रखा होगा। मैंने अपनी तीनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से की और गांव में एक बड़ा सा अस्पताल भी बनवाया जिसमें मेरे गांव और आसपास के गांव वालों के लोगों का मुफ्त में इलाज होता था।